वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। सेल्स गुड एक्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग बेर एक्ट की जो लैंग्वेज है 11 ऑनवर्ड्स सेक्शन जो है वो हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द जुडिशरी पर्पस। मेन में काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखना हमेशा। कंडीशन एंड वारंटीज़ वर्ड यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे, लेकिन अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो कंडीशन को मैं गारंटी भी कह सकता हूँ और वारंटी को मैं वारंटी कहूँगा। ठीक है जी, ये जस्ट समझाने के लिए आपके लिए। तो सेक्शन जो 11 है, इट्स अ जनरल सेक्शन, डील्स विद द स्टिपुलेशन एज टू टाइम। जनरली व्हाट हैपन, सेक्शन क्या कह रहा है कि अनलेस अ डिफरेंटेशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लॉ कहता है पेमेंट तो आप जब मर्जी कर दो, तो ये स्टिपुलेशन जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। लेकिन अगर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली अपनी डिफरेंट टेंशन अपेयर कर दी कि डेट मीन्स कि मुझे पैसा चाहिए अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म मानो, तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए वहाँ पे वर्ड लिखा है अनलेस अ डिफरेंट टेंशन अपेयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, stipulation as to the time of payment are not deemed to be the essence of the contract of sale. That is, it is not an important or essential ingredient of the contract. Whether any other stipulation as to time is of the sense of the contract or not depend upon the term of the contract. Law कहता है कि देखो सिंपल है, हमें कैसे पता लगेगा कि अभी जो टाइम जो पेमेंट ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग क्या वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। लॉ कहता है कि आप टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लो। अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज़ ने ये एग्री किया कि भाई टाइम जो पेमेंट है वो इनिशियल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेमेंट नहीं पहले एडवांस करोगे तो हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करेंगे, तो लॉ कहता है वहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देन एट दैट टाइम वो हम लोग उसको कंडीशन मान के चल सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 11 इट्स अ जनरल थिंग। सेक्शन 12 जो है वो कंडीशन ऑफ वारंटी के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग मार्केट में जाते हैं, स्टूडेंट्स हम लोग परचेजिंग करते हैं, लोग वहाँ पर कहते हैं कि जी मुझे गारंटी चाहिए, मुझे वारंटी चाहिए। वहाँ पर कंडीशन तो वर्ड यूज़ होता ही नहीं है। तो गारंटी मीन्स द थिंग दैट हम लोग उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। वारंटी इज़ समथिंग कि वी हैव नो राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट हम लोग डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। आप मार्केट में गए, आपने एक जो है वॉशिंग मशीन परचेज़ की, एंड जो सेलर है उसने आपको गारंटी दी कि सर अगर 1 ईयर के अंदर अंदर ये ख़राब हो गई तो हम लोग उसको नहीं देंगे, तो डैट इज़ आ गारंटी। वारंटी इज़ समथिंग कि अगर हम लोग आपको 5 ईयर की वारंटी दे रहे हैं, अगर इनकेस अगर बिल्कुल भी कोई कुछ यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कोई खराबी आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको रिपेयर करके देंगे। डैट मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, हम आपको रिपेयर करके देंगे, दैट इज़ द वारंटी। गाइड ठीक है ना। तो ये सेक्शन 12 है। सो सेक्शन 12 हम लोग बेर एक्ट लैंग्वेज क्या कहती है, अ स्टिपुलेशन मीन्स द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशन ऑफ वारंटी। जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसी से हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली ये जो कंडीशन है या वारंटी है। सो कंडीशन जो है, सेकेंड पॉइंट, अ कंडीशन जो है वो स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि उस केस में जो बायर्स हैं जिसने वो परचेज़ की है, अगर उसमें कंडीशन जो है वो पूरी नहीं की जाती तो गाइज उसके पास, पार्टी के पास राइट है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रेपुडिएट कर सकता है कंडीशन में। ठीक है जी, वो रेपुडिएट कर सकता है। आपने कॉल की सेलर को, शूज़ में को था वो, आपने कॉल की कि सर बेसिकली मुझे 10 नंबर का शूज़ जो है रीबॉक का चाहिए, उसने रीबॉक की बजाय और कोई भेज दिया, तो भैया आपकी तो पहले वो कंडीशन ही वो थी कि मुझे रीबॉक की चाहिए, उसने नाइकी का भेज दिया, आपको नाइकी पसंद नहीं है, तो आप उसको रेपुडिएट कर सकते हो, क्योंकि वो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है हमारा कि मुझे तो चाहिए रीबॉक, मुझे नाइकी चाहिए नहीं है। तो वारंटी क्या है, थर्ड पॉइंट, वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो हमारी मेन नहीं होती, हमारी मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। तो अगर वो ब्रीच भी होती है, वारंटी अगर कोई पूरी नहीं भी करता पार्टी, तो दूसरी पार्टी जो है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ डेट केस, तो आप उसको डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप गुड्स को रिजेक्ट कर दो, आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दो। यू हैव नो राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, बट यू हैव अ राइट टू क्लेम द डैमेजेस। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है,
whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depend in each case on the construction of the contract. It's very simple. How could we know that the basically the terms is a condition of warranty? लॉ कहता है आप कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लो, अगर दोनों पार्टीज़ में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसमें वर्ड्स लिखे हैं, हमें उसी वर्ड से हमें पता लगेगा कि बेसिकली वो कंडीशन है कि वारंटी है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग केस लॉ भी करेंगे उसके साथ साथ, जस्ट पहले गो थ्रू हम लोग हुए थे बेयर एक्ट लैंग्वेज की। तो सेक्शन 13 क्या कह रहा है कि ऐसी कंडीशंस अगर वो ब्रीच भी होती है तो हम लोग उसको वारंटी मान के भी चल सकते हैं। तो इट इज़ द बायर, अगर वो वेव कर रहा है कि ठीक है जी गारंटी छोड़ो, मैं इसको वारंटी मान के चलता हूँ, तो बात खत्म। दैट मीन्स वंस यू प्रिज्यूम दैट इट इज़ अ वारंटी, दैट मीन्स टू से दैट यू हैव नो राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास कोई राइट ही नहीं रहता क्योंकि आपने तो उसको वारंटी ट्रीट कर लिया। तो सेक्शन 30 क्या कह रहा है कि वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन। कॉन्ट्रैक्ट आपने किया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू कंडीशन था जिसको सेलर ने फुलफिल करना था, बट बायर में वेव द कंडीशन। बट लेकिन बायर क्या था, ठीक है आप इसको कंडीशन को रहने दो, कोई बात नहीं, मैं इसको वारंटी ट्रीट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आप जो आप करते रहो, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्म कर लो, मैं इसको वारंटी ट्रीट कर लेता हूँ। अब बायर के पास कोई राइट नहीं है कि उसको वो ब्रीच करके, इन केस ऑफ ब्रीच, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सके। ही हैज़ नो राइट। अगर आपने रीबॉक का शूज़ मंगाया, अगर उसने नाइकी का भेज दिया 10 नंबर शूज़, आपको पसंद आ गया, आपने रख लिया, आपने यूज़ कर लिया, तो गाइस इट्स नॉट अ कंडीशन, इट्स अ वारंटी। इनकेस आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। सेकंड क्लॉज क्या कह रही है सेक्शन 13 की, वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट स्वेरेबल, उसको अलग नहीं किया जा सकता, और बायर ने उस गुड्स को एक्सेप्ट भी कर लिया, वो यूज़ भी कर रहा है, तो गाइज ये तो ब्रीच ऑफ कंडीशन जो हो गई ना, अब उसको बायर ने ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर लिया है। तो डेफिनेटली ही हैज़ नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। ना सिंपल वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, ना ही उसके पास कोई राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सके, अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और राइट टू दैट इफेक्ट। लॉ कहता है कि इट्स इन ए वेरी सिंपल वे, अगर गुड्स जो है बेसिकली वो स्वेयर नहीं की जा सकती और बायर जो है वो पार्टली एक्सेप्ट कर लेता है, तो लॉ कहता है कि भाई अगर वंस यू एक्सेप्टेड द गुड्स, तो उसके बाद ये प्रज्यूम करके हम लोग मान के चलेंगे कि जो कंडीशन है वो उसको आपने वारंटी ट्रीट कर लिया है, एंड नाउ इफ़ यू हैव ट्रीटेड दैट इट अ वारंटी, देन यू हैव नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, nor you have a right to repudiate the contract, but you have the only one right that you can claim the damages from the party who had breached the condition. Third clause क्या कह रहा है कि nothing in this section shall affect the case of any condition of warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise. लॉ कहता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है, कोई वारंटी है जिसकी ब्रीच हो गई, लेकिन लॉ ने उसको एक्सक्यूज़ दे दिया, Nothing in this section affect the case of any condition warranty fulfillment of which is excused. लॉ कहता है कि आपको फुलफिलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म। अब लॉ ने कह दिया तो बात ख़त्म, लॉ ने ही आपको क्लियर हरी झंडी दे दी कि भाई इसको आपने परफॉर्म नहीं करना, ये कंडीशन और वारंटी बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। उस केस में तो बात ही खत्म हो गई। अब लॉ ने आपका साथ दे दिया, तो वो अगर वो कंडीशन की ब्रीच भी हो गई तो डेट मीन्स आपके पास कोई राइट ही नहीं है उसको रेपुडिएट करने का, क्योंकि कोर्ट ने, लॉ ने बेसिकली आपको कंडीशन ऑफ वारंटी से वेव कर दिया, तो बात खत्म हो गई। 14 सेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब लॉ कहता है कि इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल, टाइटल की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। भाई मेरे पास मोबाइल है, मैं यूज़ करता हूँ, अगर कोई देखेगा मेरे हाथ में मोबाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो तो यही प्रज्यूम करेगा दैट आई एम द ओनर ऑफ दैट मोबाइल। तो इम्प्लाइड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अनलेस द सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच एज टू शो डिफरेंट इंटेंशन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स, और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सो टू पास। मेरी एक शॉप है मोबाइल की, नंबर ऑफ़ मोबाइल्स बड़े मैं सेल करता हूँ, सेकेंड हैंड भी सेल करता हूँ। अगर कोई पर्सन मेरी दुकान में शॉप में आया एंड ही वांट टू परचेज़ द iPhone 5, तो भाई मेरे पास बड़ा था, मैं उसको दे दिया। अब वो तो यही प्रज्यूम करेगा कि भाई मेरा टाइटल है उस पर, तो लॉ कहता है कि इट्स अ प्रजम्पशन इन फेवर ऑफ द बायर एंड इट इज़ एन एम्प्लॉयड अंडरटेकिंग एज टू टाइटल। सेलर अंडरटेकिंग दे रहा है कि भाई मेरा राइट है, आई हैव अ टाइटल ऑन इट,
ये इम्प्लाइड है, ये माना जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड पॉइंट, एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द बायर शैल एंजॉय एंड क्वाइट पोजेशन ऑफ द गुड्स। अब ये भी हमारी ये वारंटी है। फर्स्ट हमारी कंडीशन थी, अगर आपने वो कंडीशन ब्रीच कर दी तो भाई बायर के पास राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेपुलेट कर सकता है, क्योंकि इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल है। अब दूसरी वारंटी है कि भाई अगर आपने सेल कर दिया बायर को तो ये वारंटी माना जाएगा कि वो एटलीस्ट इंजॉय करे, वो अपने पास पोजीशन में रख सकता है उसको, वो इंजॉय कर सकता है। दिस इज़ अ इम्प्लाइड वारंटी। अब इन केस अगर ये इसकी वायलेशन हो गई तो बायर जो है वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है। जो टाइटल की बात कर रहा हूँ मैं इम्प्लाइड कंडीशन की, वो कंडीशन है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ डेट बायर हैज़ अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट, एन इम्प्लाइड वारंटी दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज or encumbrance in favor of any third party not declared to be known as the buyer before at the time of when the contract is so made। लॉ कहता है कि अगर आप किसी को सेल कर रहे हो ना गुड्स, बेसिकली वी आर डूइंग द सेल्स ऑफ गुड, दैट मीन्स दैट वी ओनली डील विद द मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इफ यू परचेज द मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर, दैट मीन्स देयर इज अ वारंटी दैट देयर इज अ नो चार्ज और एनी इनकम्बरेंस ऑन दैट गुड। भाई मैंने किसी से सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल परचेज़ किया है, तो उसमें तो इम्प्लाइड वारंटी है कि जो सेलर है उसने वो मोटरसाइकिल जो है उसने प्लेज में ना दिया हो, उस पर किसी का चार्ज ना हो, तो ये तो इम्प्लाइड वारंटी है। अगर इन केस ऑफ डेट ब्रीच ऑफ एनी इम्प्लाइड वारंटी, दैट मीन्स टू से दैट द बायर हैज़ अ राइट टू क्लेम ओनली द डैमेजेस, ही हैज़ नो राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये इम्प्लाइड वारंटी मानी जाती है गाइस, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको रखना। नाउ देयर आर नंबर ऑफ केस लॉज जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैं इसको स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है जी, तो प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, केस लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट केस इज़ बेल्ड्री वर्सेस मार्शल। बेल्ड्री वर्सेस मार्शल का केस है। और व्हाट हैपेंड इन दिस केस, द प्लेंटिफ है बेसिकली ही कंसल्टेड द डिफेंडेंट मोटर कार डीलर, ठीक है जी। अब प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से कहा कि मुझे जो कार चाहिए सूटेबल कार दो जो टूरिज्म पर्पस के लिए हो। डिफेंडेंट ने उसको प्लेंटिफ को कहा कि भाई मेरे पास भगोती कार है, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। सेलर ने पर्पस तो बता दिया था उसको कि भाई मुझे टूरिज्म पर्पस के लिए चाहिए, और डिफेंडेंट ने कहा कि मेरे पास भगोती कार है, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। नो, ही हैड परचेज द कार, प्लेंटिफ ने परचेज कर ली कार, एंड द कार टर्न्ड आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिज्म पर्पस। सूट फाइल कर दिया प्लेंटिफ ने। अब सूट फाइल कर दिया तो ये तो इंपॉर्टेंट है कि भाई जो प्लेंटिफ है वो प्रॉपरली डिफेंडेंट के ऊपर रिलाई कर रहा था, क्योंकि उसने वो अपना पर्पस बता दिया कि भाई इस पर्पस के लिए मुझे गुड्स चाहिए। एंड द important thing that it held that the suitability of the car for tourism purpose was not a guarantee or warranty but a condition of the contract। लॉ ने क्लियर कर दिया, कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो टूरिज्म पर्पस के लिए जो उसने स्पेशली कहा था आपसे कार लेने के लिए, वो कंडीशन मानी जाएगी, वो इट्स नॉट अ गारंटी और वारंटी, इट्स अ कंडीशन। वंस यू ब्रीच द कंडीशन, that means that the buyer has a right to repudiate the contract and claim all the monies he had paid to you along with the interest। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्दर इंपॉर्टेंट बात का इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये तो सिर्फ एक केस था। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है कि सपोज ए ने एग्री किया, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन ए जो सेलर था कि वो 15 दिसंबर से पहले वो बी को एक साड़ी डिस्पैच कर देगा उसके घर में 15 दिसंबर से पहले, क्योंकि 15 दिसंबर को उसने अपनी मैरिज में वो साड़ी पहननी थी, वेयर करनी थी। अब गाइस यहाँ पर 50 दिसंबर जो टाइम है वो कंडीशन है, क्योंकि अगर आप 16 दिसंबर को आप उसको दे के आओगे तो उसका कोई पर्पस नहीं रहता, उसकी मैरिज 15 को है, तो उसको तो 15 दिसंबर को पहननी थी ना, वेयर करनी थी। तो डैट मीन्स जो टाइम है वो स्टिपुलेशन, वो कंडीशन मानी जाएगी। और लॉ कहता है कि इफ़ यू फेल टू डिलीवर द साड़ी ऑन ए पर्टिकुलर डे, देन डैट मीन्स वो कंडीशन आपने ब्रीच कर दी, और इन डैट केस डैट बायर हैज़ अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। दूसरी तरफ अगर इसी एग्जांपल में अगर थोड़ा सा हम चेंज कर दें कि अगर जो बायर अगर वो ये कह के जाए कि भाई मुझे वो साड़ी दे दो, मुझे पहननी है,
नेक्स्ट जो वेकेशन में पहननी है। अब ठीक है, वो तो जब मर्जी फिर आपको डिलीवर कर दे। तो यहाँ पर इस केस में अगर ब्रीच होती है तो वो वारंटी है, अगर वो लेट दे रहा है तो वो वारंटी है, क्योंकि आपने तो कहा था कि नेक्स्ट सीज़न में पहननी है। अब नेक्स्ट सीज़न में जब पहनोगे तो वो बात खत्म, तो इट्स अ वारंटी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्दर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो बायर था, जस्ट एन एग्जांपल गाइस आपको समझाने के लिए, द बायर एग्रीज टू पे द प्राइस इन एडवांस बाय 15 दिसंबर। कंडीशन क्या थी कि भाई आपको 15 दिसंबर से पहले आपको एडवांस पेमेंट करनी है, और जो गुड्स है आर टू बी डिलीवर्ड ऑन 15 जनवरी। तो जो गुड्स है वो 15 जनवरी के बाद हम लोग डिलीवर कर देंगे। एडवांस कब पे करना है? 15 दिसंबर। डिलीवरी कब हो रही है? 15 जनवरी को। बट बायर मेक्स पेमेंट लेटर, उसने पेमेंट की 25 दिसंबर को। जो सेलर्स रेमेडी है इन सच अ केस एज टू क्लेम कंपनसेशन बिकॉज द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस इज जनरली डीम्ड टू बी वारंटी। अब इस केस में तो वो वारंटी माना जाएगा, क्योंकि एक्चुअली उसको डिलीवरी करनी है कब? 15 जनवरी को उसने डिलीवरी करनी है। अब जो अमाउंट की डेट फिक्स की थी एडवांस की वो 15 दिसंबर है, लेकिन 10 दिन बाद उसने पेमेंट किया, तो लॉ कहता है इट्स नॉट अ कंडीशन, इट्स अ वारंटी। क्योंकि अभी डिलीवरी तो फिर भी नेक्स्ट मंथ ही होगी ना, तो लॉ कहता है कि ये बेसिकली हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पर वो वारंटी है। सो हाउएवर अ कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट द बायर मस्ट पे ऑफ प्राइस बाय स्टिपुलेटेड डेट, अदरवाइज द गुड्स विल नॉट बी सप्लाई टू हिम। तो अगर आप स्पेशली फिक्स कर देते हो कि भाई इस डेट को आपने पेमेंट करनी ही करनी है, अदरवाइज़ हम आपको बिल्कुल भी जो डिलीवर नहीं करेंगे गुड्स, तो गाइज उस सिचुएशन में ये एक्सेप्शन माना जाएगा और वो कंडीशन मानी जाएगी। देन वी हैव अनदर केस दैट इज ओडिशा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड वर्सेस गणेश दास। इट इज AIR 1961 पटना हाई कोर्ट 107 पेज। व्हाट हैपेंड इन दिस केस? अब इस केस में क्या होता है कि वेयर द टाइम इज ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेम हैज़ बीन एक्सटेंडेड, पार्टी ने फर्दर एक्सटेंड कर दिया टाइम। द एक्सटेंडेड टाइम जो है वो भी गाइज इंपॉर्टेंट है, वो भी कंडीशन माना जाएगा। अगर आपको कह दिया कि आप 15 दिसंबर तक आप उसको डिलीवर करोगे, लेकिन बाद में पार्टीज़ में एग्रीमेंट हो गया, फिर उस आपने टाइम एक्सटेंड कर दिया कि सेलर के रिगार्डिंग कि ठीक है चलो आप 15 जनवरी तक आप सप्लाई कर देना। अब 15 जनवरी तक भी अगर वो सप्लाई नहीं कर रहा, गुड्स की डिलीवरी नहीं दे रहा, तो वो तो कंडीशन है। अब वो ब्रीच कर रहा है, तो डेट मीन्स आपके पास राइट है कि आप उस केस में रेपोडेट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। ये इंपॉर्टेंट है गाइज। फर्दर हमारे पास वी हैव अनदर केस दैट इज वासु एंटरप्राइजेज वर्सेस MSJJ ऑयल मिल्स। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट 1968 का है, AIR गुजरात 15/7 पेज नंबर। व्हाट हैपेंड इन दिस केस? इस केस में दो कंडीशन थी जो इंपॉर्टेंट थी। पहली कंडीशन ये थी कि जो सेलर है वो मकयू मोरू जो शिप है, ये शिप का नाम है गाइस, मकयू मोरू। बायर ने कहा कि आप इसी शिप में मुझे गुड्स जो है सप्लाई करोगे। दूसरी कंडीशन थी कि आप अगस्त 1954 को जो है वो मुझे जो डिलीवर करोगे गुड्स। और व्हाट हैपेंड इन दिस केस? इंस्पाइट की 15 जो अगस्त 1954 था, उससे पहले वो डिलीवरी नहीं कर पाया, तो पार्टीज़ ने, बायर ने एक्सटेंड कर दिया टाइम कि ठीक है आप 10 सितंबर तक आप डिलीवर कर दो। अब 10 सितंबर तक भी उन्होंने डिलीवरी नहीं की, तो इन दिस केस सूट फाइल कर दिया। एंड व्हाट हैपन, कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो कंडीशन है, इट्स नॉट अ वारंटी। क्योंकि अगर आप दोनों कंडीशंस में क्योंकि उसने पहले तो ये क्लियर कर दिया बायर ने कि मुझे इसी शिप से जो गुड्स चाहिए, दूसरी जो गुड्स चाहिए वो पर्टिकुलर डेट उन्हें बता दी कि इस डेट में मुझे गुड्स चाहिए। अब वो टाइम बता दिया और टाइम एक्सटेंड कर दिया, उस टाइम में भी अगर आप सप्लाई नहीं कर रहे तो वो उसके पास राइट क्या, वो कंडीशंस मान के चलेगा। वो लॉ कहता है इट्स अ कंडीशन, इट्स नॉट अ वारंटी। एंड इन दैट केस आपके पास राइट है कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को रेपोडेट कर सकते हो। ठीक है जी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अनदर केस, ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश पेंट्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1971, कलकत्ता हाई कोर्ट 393 पेज नंबर। अब इस केस में क्या हुआ गाइस, जो यूनियन ऑफ इंडिया है उन्होंने जो इनवाइट किया था टेंडर्स
फॉर द सप्लाई ऑफ पेंट्स ऑफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि मिलिट्री में कलर वगैरह करने थे दीवारों को, तो उन्होंने जो टेंडर पास कर दिया। जो प्लेंटिफ की जो कंपनी थी उन्होंने उसका जो टेंडर था वो एक्सेप्ट किया गया। एंड व्हाट हैपन, कुछ पार्ट जो था पेंट्स तो उन्होंने सप्लाई कर दिए, लेकिन बाद में जो बाकी के पेंट जो थे उन्होंने सप्लाई नहीं किए। तो द ओरिजिनल डेट ऑफ डिलीवरी जो था वो उसको एक्सटेंड किया गया टाइम टू टाइम यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा, एंड फाइनली एक्सटेंडेड टू 30 अप्रैल 1953। लास्ट जो डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी वो थी 30 अप्रैल 1953, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट प्लेंटिफ फेल्ड टू सप्लाई इन टाइम। तो लॉ कहता है कि भाई इसके पास, यूनियन ऑफ इंडिया के पास राइट है कि वो इस सिचुएशंस में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि ये जो टाइम है इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इस केस में फर्दर कोर्ट ने कहा कि देयर वाज एन एक्सप्रेस स्टिपुलेशन दैट टाइम वुड बी द सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि टाइम बता दिया कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया ने कि भाई इस टाइम तक चाहिए, एंड दिस टाइम वुड ऑल्सो इंक्लूड द एसेंशियल टाइम। वो तो एसेंशियल था हमारे लिए, और उसमें फर्दर एक्सटेंडेड टाइम भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया फर्दर टाइम एक्सटेंड कर दिया 30 अप्रैल 1953 तक। अब वो भी हमारे लिए टाइम एक्सटेंडेड टाइम भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो लॉ कहता है कि भाई ये तो मिलिट्री पर्पस के लिए हमें जो अर्जेंटली सप्लाई चाहिए थी, अब आपने सप्लाई वो अर्जेंटली हमें नहीं दी, और हम लोग उस केस में कंडीशन जो है वो हम लोग मान के आप इस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट कर रहे हैं, एंड फर्दर वो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट उसको रेपुडेट करने का राइट भी है, और जो यूनियन ऑफ इंडिया उसके पास राइट है कि वो फर्दर आपसे क्लेम भी कर सकता है। फर्दर हमारे पास एक नोशन है बेसिकली, वंस अ कंडीशन ऑलवेज अ कंडीशन, वंस अ कंडीशन ऑलवेज अ कंडीशन। दिस इज द बेसिकली इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। लॉ कहता है कि व्हेन अ कंडीशन इज रिड्यूस्ड टू द स्टेट ऑफ वारंटी, भाई जब आपने कंडीशन को वारंटी मान लिया है, द इफेक्ट इज नॉट दैट द कंडीशन बिकम्स वारंटी, बट द कंडीशन रिमेन्स अ कंडीशन एंड इट इज ओनली द रेमेडी विच चेंजेस। लॉ कहता है कि कंडीशन तो कंडीशन ही रहेगी। अगर आपने कंडीशन को वारंटी मान के चल रहे हो, पार्टी ने कंडीशन को वारंटी मान के उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, आपके पास राइट नहीं है, आपके पास कोई राइट नहीं है उसको रेपुडेट कर दो, बट आप क्लेम कर सकते हो डैमेजेस। तो लॉ कहता है कि यहाँ पर सिर्फ रेमेडीज चेंज हो रही हैं, कंडीशन तो कंडीशन ही रहेगी हमेशा टिल लाइफ, कंडीशन तो कंडीशन ही रहेगी, वारंटी रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली रेमेडीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडेट कर सकते थे, अब आप अगर वंस यू प्रिज्यूम्ड इट टू बी अ वारंटी, तो उसके बाद आप उसको रेपुडेट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें डैमेजेस जो है वो आप क्लेम कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्दर इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंडीशन है, वंस यू कन्वर्टेड इनटू वारंटी ओनली फॉर रेमेडियल पर्पस के लिए वो चेंज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वंस अ कंडीशन ऑलवेज अ कंडीशन वेदर और नॉट रेमेडीज रिमेन द सेम। रेमेडीज तो चेंज होगी, पहले आप रेपुडेट कर सकते हैं, अब आप रेपुडेट नहीं कर सकते। वंस यू प्रिज्यूम इट टू अ वारंटी, वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू अ वारंटी, आप उसके बाद उसको रेपुडेट नहीं कर सकते, आप सिर्फ क्लेम कर सकते हो डैमेजेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन एट द एंड हमारे पास एक लास्ट जो केस है वो हम लोग कर सकते हैं डिस्कस, दैट इज़ निबलेट लिमिटेड वर्सेस कन्फेक्शनर मटेरियल कंपनी। इन दिस केस व्हाट हैपन, जो सेलर था ही सोल्ड टू द बायर टिन्स ऑफ कंडेंस्ड मिल्क बेयरिंग द लेबल मार्क्ड निस्ले ब्रांड। उसमें जो लेबल लगा हुआ था वो निस्ले ब्रांड का था, और लॉ कहता है कि ये तो नेस्ले कंपनी की जो है आपने चीटिंग की है। अब भाई अगर आप सेल कर रहे हो बायर्स को, सेलर ने इसी कंपनी से बायर को सेल कर दिया, बायर ने सोचा कि भाई ये तो नेस्ले कंपनी का ही ब्रांड है, निस्ले ब्रांड, तो उन्होंने परचेज कर लिया। अब व्हाट हैपन, कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि जो सेलर है ही हैड मेड अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि टाइटल तो इंपॉर्टेंट है, आपके पास टाइटल ही नहीं है, यू हैव नो राइट टू सेल द गुड्स इन दैट नेम, आप चीटिंग कर रहे हो। लॉ ने क्या बात है, यू हैव नो राइट टू सेल द गुड्स। सबसे पहले तो आप 14A की वायलेशन कर रहे हो। 14A क्या है, 14A इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर कि भाई मेरे पास राइट है उसको सेल करने का, अगर आपके पास तो राइट ही नहीं है सेल करने का, तो इस केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया। देन फर्दर कोर्ट ने कहा कि सेलर हैड फर्दर मेड अ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी ऑफ अ क्वाइट पोजेशन। आपके पास तो पोजेशन भी नहीं है, क्योंकि आपके पास नेस्ले कंपनी का पोजेशन कैसे आता है,
आपने निस्ले ब्रांड के नाम से, निस्ले NISSLY ब्रांड के नाम से लेबल लगा दिया। अब बायर तो ये सोच रहे कि ये तो नेस्ले कंपनी का ही ब्रांड है, उसको परचेज कर ले। डेट मीन्स आगे पास तो पोजीशन, क्वाइट पोजीशन ही नहीं है उसका, तो ब्रांड ये तो इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपने वायलेशन कर दी। फर्दर कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट हैड ऑल्सो ब्रोकन ऑल्सो द इम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शुड बी अ मर्केंटाइल क्वालिटी। अब बायर तो ये सोच के परचेज कर रहा है कि ये तो जो नेस्ले कंपनी का ब्रांड है अच्छा ही है, तो अगर आप गलत ब्रांड लेबल लगा के सेल कर रहे हो तो गाइज यहाँ पर वो मर्केंटाइल क्वालिटी भी खत्म हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अप टू सेक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ गाइज इसको आप ध्यान में रख के इसको प्लीज़ कर लेना। केस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल जी।